आज हम भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में जानेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 2 जो है नागरिकता के बारे में कहता है। इसमें अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक में प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में देखते हैं। तो ठीक है, भारतीय संविधान भाग 2 जो है नागरिकता के बारे में कहता है। इसमें अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक में प्रावधान निर्धारित किया गया, ठीक है। किसी अन्य आधुनिक राज्य की बात ही जो है भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक नागरिक और विदेशी, है ना। तो नागरिक और विदेशी, ठीक है। देखते हैं, तो नागरिक के बारे में देखेंगे तो नागरिक जो है ये जो होते हैं ये भारतीय नागरिक होते हैं। ये जो होते हैं भारतीय नागरिक होते हैं और देश के पूर्ण सदस्य होते हैं, ठीक है। और इन्हें जो है देश में सिविल एवं राजनीतिक अधिकार दोनों प्राप्त होते हैं, ठीक है। ठीक है, किसी आधुनिक राज्य की बात ही, ठीक है। भारत में भी 2 तरह के लोग होते हैं, एक है नागरिक और विदेशी, है ना। इन्हें देखेंगे तो भारतीय नागरिक होते हैं ये जो है, ठीक है, और देश के पूर्ण सदस्य होते हैं, ठीक है। इन्हें सिविल एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक। और जो ये विदेशी होते हैं ये भारतीय नागरिक नहीं होते, ठीक है ना। ये किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं, ठीक। किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं, ठीक है। इन्हें सिविल एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, ठीक है। इन्हें सिविल एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, ठीक है। इन्हें 2 भागों से देख सकते हैं, ठीक है। इनके 2 कैटेगरी में देख सकते हैं, एक है विदेशी शत्रु के रूप में और एक विदेशी मित्र के रूप में, ठीक है। एक विदेशी मित्र के रूप में, ठीक है, और विदेशी शत्रु के रूप में, ठीक। विदेशी मित्र जिनका भारत के साथ सकारात्मक संबंध हो, है ना, तो उन्हें विदेशी मित्र कहेंगे। जिनका भारत के साथ सकारात्मक संबंध हो उन्हें विदेशी मित्र कहेंगे, ठीक है। और विदेशी शत्रु जिनका भारत के साथ युद्ध चल रहा हो या नकारात्मक संबंध हो उन्हें क्या कहेंगे? विदेशी शत्रु, ठीक है। विदेशी शत्रु के संबंध में देखेंगे तो इनको सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं भारत में, है ना। जैसे कम अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे गिरफ्तारी एवं नजरबंदी के संबंध में संरक्षण, ठीक है ना, संरक्षण प्राप्त नहीं होते, ठीक है। ये जो विदेशी शत्रु है, विदेशी शत्रु के नागरिकों को गिरफ्तारी एवं नजरबंदी से संरक्षण नहीं प्राप्त होते, ठीक है। ठीक है, जो गिरफ्तारी एवं नजरबंदी के संबंध में जो संरक्षण प्राप्त है वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 22 जो कहता है, अगर भारतीय नागरिक के बारे में देखेंगे तो अनुच्छेद 22 जो कहता है उनको गिरफ्तारी एवं नजरबंदी के संबंध में संरक्षण प्राप्त नहीं होते। इनको जो गिरफ्तारी एवं नजरबंदी के संबंध में संरक्षण कौन सा अनुच्छेद बात करता है? अनुच्छेद 22 जो कहता है, भारतीय संविधान के भाग 3 का अनुच्छेद 22 जो कहता है, ठीक है ना। इनके तहत इनको गिरफ्तारी एवं नजरबंदी के संबंध में संरक्षण प्राप्त नहीं। भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार या विशेष अधिकार प्रदान करता है? पहला पॉइंट है, ठीक है, अनुच्छेद 15 के तहत जाति धर्म मूल वंश, ठीक है, जाति धर्म मूल वंश, ठीक है, जन्म स्थान, लिंग और जन्म स्थान आदि के संबंध में भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं। यह अनुच्छेद 15 के तहत नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, भारतीय नागरिकों को, ठीक है। और दूसरी बात क्या कहता है? अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, ठीक है ना, समता का अधिकार, ठीक है। किसी भी सार्वजनिक पदों के बारे में, ठीक है, उसके लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अधिकार मिलेगा, ठीक है, लोक जीवन नियोजन के विषय में, ठीक। और तीसरी बात क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन संघ बनाने की स्वतंत्रता,
ठीक है, संचरण, घूमने की स्वतंत्रता है ना, संचरण करने का, या व्यवसाय व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, किसी प्रकार की व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये जो स्वतंत्रता मिलती है अनुच्छेद अनुच्छेद 19 के तहत, है ना, अनुच्छेद 19 के तहत इस इन प्रकार के अधिकारों के बारे में बात करता है। ठीक है, भारतीय नागरिकों को। ठीक है, और चौथा अधिकार कौन कौन से प्राप्त होते हैं, जैसे जैसे मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार। ठीक है, मतदान का अधिकार प्रदान करता है भारतीय नागरिकों को। ठीक है, और पांचवा पॉइंट क्या कहता है, संसद एवं विधानसभा सदस्यों के रूप में, संसद एवं विधानसभा सदस्यों के रूप में चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है ये सब अधिकार, है ना। और सार्वजनिक पदों जैसे देश के प्रतिष्ठित पद, जैसे राष्ट्रपति के पद, है ना, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों, ठीक है, और उपराष्ट्रपति के पद हो गए। ठीक है, और राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, इन सारी पदों पर नागरिकों को इन पदों में मतलब काबिज होने के अधिकार देता है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति सपना देख सकता है अगर भारतीय नागरिक है तो, कि राष्ट्रपति के रूप में या उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायालयों के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी को, ठीक है, सभी प्रकार के पदों में आसीन होने की अधिकार। और छठे पॉइंट को देखेंगे तो जैसे अनुच्छेद 29 एवं 30 को देखेंगे तो शिक्षा एवं संस्कृति के संरक्षण के अधिकार के बारे में बात करता है। ठीक है, ये सब अधिकार अगर भारतीय नागरिक है तो इन सब अधिकार भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान अधिकार मिलते हैं, है ना। तो संविधान के द्वारा इन सब अधिकारों को भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। ठीक, भारतीय नागरिक, ठीक है, भारतीय नागरिक के जन्म से हो या प्राकृतिक रूप से, ठीक है, भारतीय नागरिक के जन्म से हो या प्राकृतिक रूप से, ठीक है, किसी अन्य देश का नागरिक भी हो, अगर भारत की नागरिकता ले ली हो, ठीक है, तो भी भारत के अगर नागरिक है, ठीक है, चाहे वो जन्म से हो या प्राकृतिक रूप से, अगर भारत का नागरिक है तो राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो सकता है। ठीक है ना, कोई भी नागरिक अगर भारतीय नागरिक है, ठीक है, चाहे वो जन्म से हो या प्राकृतिक रूप से, ठीक है, या किसी अन्य विदेशी हो लेकिन भारतीय नागरिकता ले ली हो, ठीक है, भारतीय नागरिकता ले ली हो, ठीक है, भारतीय नागरिक हो तो राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो सकता है। परंतु जो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में राष्ट्रपति के पद में केवल जन्म के आधार पर ही राष्ट्रपति का पद आसीन हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद मिल सकता है। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अमेरिका में ही जन्म लिया हो तो राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो सकता है। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। कोई भी भारतीय नागरिक हो, चाहे वो जन्म से हो या प्राकृतिक रूप से, ठीक है, अगर भारतीय नागरिक है तो राष्ट्रपति के रूप में आसीन हो सकता है। ठीक, लेकिन उसके क्या है, योग्यता होगी। आइए अब देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 2 में जो नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान निर्धारित किया गया अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक, ठीक है, उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। ठीक है, एक से बारीकी से देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक में जो भी प्रावधान निर्धारित किए गए, कौन से अनुच्छेद में कौन से प्रावधान है, सबको डिटेल से देखते हैं। तो देखते हैं, अनुच्छेद 5 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 5 जो कहता है वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, पर उसके लिए कुछ 3 शर्तें हैं। ठीक है, अगर उन 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त अगर उसकी पूर्ति होती है तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, कैसे, अगर उस व्यक्ति का जन्म हुआ हो, पहला पॉइंट, ठीक है, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। और दूसरा पॉइंट, ठीक है, माता पिता में से उनका जन्म हुआ हो, ठीक है, उनके माता पिता में से अविभाजित भारत ना, ये जो कहता है अविभाजित भारत के बारे में बात करता है। मतलब भारत और पाकिस्तान के विभाजन होने से पहले उनके माता पिता में से उनके माता पिता में से किन्हीं का जन्म हुआ होगा तो उन व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, और संविधान, तीसरा पॉइंट क्या कहता है अनुच्छेद 5 का, संविधान लागू होने के पहले से अगर 5 वर्ष पूर्व आया हुआ हो, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व से रह रहा हो, ठीक,
संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व रह रहा हो तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। मतलब संविधान लागू होने से पहले, मतलब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, ठीक है, उससे पहले के 5 वर्ष तक रह रहा था भारत में, तो उसे भारत के संविधान माने। इन तीनों में से कोई अगर एक भी शर्त पूरी हो जाती है तो अनुच्छेद 5 के तहत भारतीय नागरिकता माना जाएगा, ठीक। और अनुच्छेद 6 क्या कहता है, अगर पाकिस्तान से भारत स्थानांतरित हुआ होगा कोई व्यक्ति, ठीक है, तो उसे नागरिकता कैसे मिलेगी, ठीक है। अविभाजित भारत में, ठीक है, अविभाजित भारत में जब भारत पाकिस्तान विभाजन नहीं हुआ था, तब उस स्थिति में अगर उनके माता पिता दादा दादी में से, ठीक है, किन्हीं का जन्म अगर अविभाजित भारत में हुआ हो और 19 जुलाई 1948 तक, उससे पहले या 19 जुलाई 1948 तक भारत में अगर आते हैं, ठीक है, निवास के लिए, तो उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं, तो उनको कम से कम पंजीकृत कराना पड़ेगा और कम से कम 6 माह तक निवास करना पड़ेगा, तब उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक। ये कहता है अनुच्छेद 6। और 7 क्या कहता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया हो, पुनः फिर वापस पाकिस्तान से भारत आया हो निवास के लिए, तब की स्थिति में जब 1 मार्च 1947, ठीक है, अगर 1 मार्च 1947 के बाद कोई भी भारत से पाकिस्तान गया था, ठीक है, फिर वापस पाकिस्तान से भारत निवास के लिए आया हो 1 मार्च 1947 के बाद, तो कम से कम उनको भी पंजीकरण कराना पड़ेगा, ठीक है, और 6 माह तक निवास करना पड़ेगा, तो ऐसे व्यक्ति को अनुच्छेद 7 के तहत क्या है, नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है। और अनुच्छेद 8 जो कहता है, भारतीय मूल का व्यक्ति, ठीक है, भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है, ठीक है, उनको PIO कहा जाएगा, ठीक है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति, ठीक है, जिनके माता पिता या दादा दादी में से भारत से हैं, ठीक है, भारत के मूल निवासी थे, पर जो उनके जो संतान है वो विदेश में रह रहा है, ठीक है ना, भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाएगा, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, PIO, ठीक, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो उनको नागरिकता मिल सकती है, ठीक। और अनुच्छेद 9 क्या कहता है, भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से अगर किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ठीक है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, अगर स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ठीक है, आसान है अनुच्छेद 9, ठीक है। अनुच्छेद 10 जो कहता है, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता के बारे में संसद द्वारा कोई विधि या नियम बनाए, ठीक है, उसके बारे में भारतीय नागरिकता अधिकारों की निरंतरता के बारे में बात करता है, ठीक है, अनुच्छेद 10, ठीक है, संसद द्वारा कोई विधि या नियम बनाए, ठीक है, इस बारे में। और अनुच्छेद 11 जो कहता है, संसद कानून बनाकर नागरिकता अधिकार के नियमन कर सकता है, ठीक है, संसद कानून बनाकर, ठीक है, नागरिकता अधिकारों के बारे में, ठीक है, अधिकारों के बारे में नियमन कर सकता है, ठीक है, नियम बना सकता है, कानून बना सकता है, उसके अर्जन के बारे में, उसके समाप्ति कार्य के विषय में विधि बना सकता है, ठीक है, विधि या कानून बना सकता है, अर्जन के विषय में या समाप्ति के विषय में संसद समय समय पर कानून बनाएगी, ठीक है, इसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 11, ठीक है। आई होप समझ आई होगी, एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, ठीक है। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 में कौन कौन से प्रावधान है, ठीक है। पहला प्रावधान है अनुच्छेद 5 में जो कहा गया है कि वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, पर उसके लिए अगर 3 में से कोई एक शर्त पूर्ति करता हो, ठीक है, वो जन्म से या फिर माता पिता में से जन्म लिया हो, ठीक है, अविभाजित भारत में, या फिर संविधान लागू होने के पहले 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, ठीक है, उससे पूर्व अगर भारत में रह रहा था, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। इन तीनों शर्तों में से कोई अगर एक शर्त भी पूर्ति होती है तो उस व्यक्ति को अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता प्रदान माना जाएगा, ठीक है, भारत का नागरिक, ठीक है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत स्थानांतरित हुआ हो, अविभाजित भारत में उनके माता पिता दादा दादी इसमें जन्म लिया हो, ठीक है, और 19 जुलाई 1948 तक, ठीक है, या पहले आया हुआ हो भारत में, ठीक है, निवास के लिए, तो उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आता है, ठीक, तो कम से कम 6 माह तक रहना पड़ेगा, पंजीकृत कराना पड़ेगा, ठीक, तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी अनुच्छेद 6 के तहत। अनुच्छेद 7 जो कहता है, भारत से पाकिस्तान पुनः वापस, ठीक है, भारत से पाकिस्तान गया हो फिर पुनः वापस आया हो, ठीक है, भारत में निवास के लिए, तो 1 मार्च 1947 के बाद अगर आता है तो उनको 6 माह तक रहना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा, तभी नागरिकता मिलेगी, ठीक है। अनुच्छेद 8, भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा हो, ठीक है, जिनके माता पिता भारतीय मूल के थे, तो PIO है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाले, ऐसे व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 9 जो कहता है, भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ठीक है, अगर किसी विदेश, ठीक है, किसी स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है तो अनुच्छेद 9 के तहत, ठीक है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ये कहता है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 10 जो क्या है, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता के बारे में सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, संसद इस विषय में विधि या विधान बना सकती है ना। और अनुच्छेद 11 जो है, संसद कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन कर सकता है, इस बारे में उसके अर्जन एवं समाप्ति के विषय में कानून बना सकता है, इस बारे में संविधान 11 में कहा है। भले ही हमारा देश जो है संघीय राज्य पद्धति को अपनाया हुआ है, ठीक है, केंद्र और राज्यों में दोहरी राज्य पद्धति है, फिर भी एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। राज्य में पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं की गई, ठीक है, राज्य में अलग से पृथक नागरिकता के बारे में बात नहीं की गई, मतलब राज्य में नागरिकता और देश केंद्र में नागरिकता, अलग अलग नागरिकता की बात नहीं की गई है, केवल एकल नागरिकता की बात की गई है, ठीक है। अन्य संघीय राज्यों की बात ही, जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता होती है, ठीक है, जिसमें अमेरिका संघ में जैसे उसके राज्यों में उसकी नागरिकता होती है और उसके केंद्र में भी, ठीक है, केंद्र में भी और उसके राज्यों से भी उसकी नागरिकता होती है, ठीक है, उसकी संघ में भी उसकी नागरिकता होती है, स्विट्जरलैंड में भी ऐसी होती है, ठीक है। फिर भी भारत ने दोहरी नागरिकता की पद्धति को ना अपनाकर एकल नागरिकता की पद्धति अपनाया। उसका कारण जो है
क्योंकि अगर दोहरी नागरिकता पद्धति अपनाई जाएगी, ठीक है, भारत में, तो उसमें एकता नहीं रहेगी, है ना। उसके कारण यह है, मताधिकार से लेकर उसमें समस्याएं आ सकती है या फिर मतभेद हो सकता है, ठीक है। मताधिकार को लेकर, सार्वजनिक पदों को लेकर उसमें मतभेद हो सकता है ना। किसी एक राज्य को विशेष अधिकार मिलेगा, ठीक है, इसको उसमें कुछ ना कुछ भेदभाव होगा ना, ठीक है, इसलिए। और व्यवसाय के लेकर भेदभाव हो सकता है। इस कारण से ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भारत ने एकल नागरिकता की व्यवस्था का नागरिकता अधिनियम 1955 जो कहता है नागरिकता के अर्जन के बारे में या नागरिकता की समाप्ति के विषय में, ठीक है। और नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है, इसके कौन कौन से बिंदु है उसको देखते हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता अगर अर्जित करना हो, ठीक है, अर्जन के लिए उसके कौन कौन से पॉइंट है, जैसे अगर जन्म से है, ठीक है, उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता माना जाएगा, है ना, नागरिकता मिलेगी, ठीक है, वंश के आधार पर, ठीक है, वंश के माध्यम से मिलेगी, पंजीकरण के द्वारा, ठीक है, पंजीकरण के द्वारा व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता अर्जित कर सकता है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से कर सकता है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता उन्हें मिलेगी, ठीक है। क्षेत्र समाविष्ट द्वारा, क्षेत्र समाविष्ट मतलब किसी भारत सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को अगर समाविष्ट कर लिया है देश में, मतलब भारत में, ठीक है, अधिग्रहण कर लिया है, तो ऐसे उसे क्षेत्र समाविष्ट द्वारा, ठीक है, इन आधारों पर भारत की नागरिकता मिलेगी। नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है ना। और किन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता नहीं माना जाएगा या समाप्ति माना जाएगा, ठीक है। नागरिकता की समाप्ति नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है, ठीक है, किनको नागरिकता भारत की नागरिकता नहीं समझी जाएगी, जैसे स्वैच्छिक त्याग द्वारा, बर्खास्तगी द्वारा और वंचित करने पर, ठीक। स्वैच्छिक त्याग मतलब ऐसे कोई व्यक्ति जो सक्षम है, ठीक है, स्वयं क्षमता युक्त व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी क्या है, स्वैच्छिक रूप से अगर भारत को मतलब भारत की नागरिकता त्याग देता है, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को भारत की उसकी नागरिकता भारत में समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसे व्यक्ति, उनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, स्वैच्छिक त्याग द्वारा जो व्यक्ति जो त्याग दिया है भारत की नागरिकता और दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया, तो उनके जो बच्चे होंगे वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। पर अगर उनके बच्चे 18 वर्ष के हो जाते हैं तो प्रार्थना पत्र द्वारा, ठीक है, भारत सरकार को प्रार्थना पत्र द्वारा नागरिकता ग्रहण करने के बारे में, मतलब नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र के माध्यम से नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट पॉइंट, स्वैच्छिक त्याग द्वारा, ठीक है। और बर्खास्तगी द्वारा, बर्खास्तगी मतलब अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, भारत का नागरिक किसी अन्य देश की स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण कर लेता है, अर्जन कर लेता है, तो भारत सरकार उसकी जो नागरिकता है, भारत की नागरिकता उसके समाप्त कर दी जाएगी, बर्खास्त की जाएगी, ठीक है। ये हो गई दूसरी पॉइंट। और तीसरे पॉइंट क्या कहता है, वंचित करने पर। वंचित करने मतलब अगर कोई नागरिक, ठीक है, भारत के नागरिक के रूप में फर्जी तरीके से अगर पंजीकरण के माध्यम से फर्जी तरीके से अगर भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहेगा, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को वंचित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे संविधान का अनादर किया हो, ठीक है, हमारे संविधान को नहीं मान रहा हो, उसका अनादर किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को वंचित किया जाएगा, ठीक है। तीसरी बात क्या कहता है, युद्ध काल में राष्ट्र विरोधी सूचना दे, ऐसा व्यक्ति को कहाँ बख्शा जाएगा, युद्ध काल में, ठीक है, भारत युद्ध काल में व्यस्त है और ऐसे में राष्ट्र विरोधी, हमारे देश के ही विरोधी में सूचना दूसरे देश को देगी, तो ऐसे राष्ट्र विरोधी सूचना देने पर ऐसे व्यक्ति को वंचित किया जाएगा भारतीय नागरिकता से, ठीक है। इस प्रकार देखिए भारतीय संविधान के बारे में, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 उसके अर्जन के विषय में, उसके नागरिक संसद द्वारा कितने बार संशोधन किया गया है, तो देखते हैं। अब तक कुल 6 बार संशोधन किया गया है, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2019 में, ठीक है। संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में अब तक कुल 6 बार संशोधन किया गया है, ठीक है। कौन कौन से, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2019 में, ठीक है। अब तक का जो लेटेस्ट डाटा है वो है 2019 का, ठीक है। 2019 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, CAA करके काफी चर्चा में था, ठीक है। ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो कहता है वो क्या कहता है, संसद द्वारा क्या लाया गया था, ठीक है, वो 3 देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले, ठीक है ना, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले 6 समुदायों को, कौन कौन से समुदाय हैं, ठीक है, 31, ये डेट याद रखिएगा ना, 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले, ठीक है, उससे पहले भारत में अगर प्रवेश करने वाले 6 समुदाय हैं, ठीक है, वो समुदाय कौन कौन से, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ठीक है। इन 6 समुदायों को नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है। ये क्या कहता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहता है, ठीक है। अगर कौन कौन से देशों को, वो भी मात्र 3 देशों को, कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, मुस्लिम बहुल देशों से, ठीक है। अगर 3 दिसंबर 2014 को या उससे पहले जो नागरिक आए हुए हैं, ठीक है, उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले 6 समुदायों को, वो 6 समुदाय कौन कौन से, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है। इस संबंध में 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 बात करता है, ठीक है। धन्यवाद। आई होप आज हम भारतीय संविधान के भाग 2 के विषय में बात किए, ठीक है। उसमें जो प्रावधान निर्धारित किए गए अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक में, ठीक है, और भी नागरिकता संशोधन से लेके और जो भी नागरिकता के बारे में जो बात किए, ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। धन्यवाद।